So the topic that we are going to discuss today बच्चों, ये आपके हैं लिम्फ नोड्स। आपकी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट, वैसे तो हमें पता है कि सर पूरी बॉडी के अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द लिम्फ नोड्स, और मतलब मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इन लिम्फ नोड्स का फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ कि ये लिम्फेटिक फ्लूइड्स को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हमारे पास उसका ड्रेनेज करवाते हैं, और दूसरे नंबर ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, दीज आर द फंक्शन ऑफ योर लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज बच्चों अब आपने करना है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज हमने किसकी मदद से करना है, आपके लिम्फ नोड्स की मदद से करना है। अब लिम्फ नोड्स बच्चों आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लिम्फ नोड्स होते हैं। जैसे अगर मैं ईयर की बात करूं, अगर मैंने ईयर के एरिया से ड्रेनेज करना है तो उसके लिए मेरे पास डिफरेंट लिम्फ नोड्स होगा। अगर मैंने सब मैंडिबुलर रीजन से करना है उसके लिए डिफरेंट होगा। आपकी आईज, ईयर, नोज, उसके बाद ब्रेन है, तमाम साइड्स के लिए बच्चों आपके जो डिफरेंट लिम्फ नोड्स होते हैं ना वो ड्रेनेज करते हैं। वो जो हमारे पास लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, जो कि वेस्ट फ्लूइड होता है आपके पास। इस तरह बच्चों हमने हर रीजन के हिसाब से या हर एरिया के हिसाब से जो स्पेसिफिक लिम्फ नोड है उसका बच्चों हमने नाम याद करना है। और ये वाला जो आपका टॉपिक है, इसमें से एमएल की अगर मैं बात करूं तो उसमें से एमसीक्यू जरूर आता है। बाकी एनआरई के अंदर एक दो लिम्फ नोड हैं जो उनको वो बार बार पूछ रहे होते हैं, बाकी को ज्यादा उस हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो एमएलई वाले बच्चे हैं, जिन्होंने यूवर्ल्ड करना है, जिन्होंने एमबीएमई करना है, उनके लिए ये टॉपिक मतलब मैं कहता हूँ कि ये गले की हड्डी बनने वाला है, क्योंकि ये सारे लिम्फ नोड्स के आपको नाम याद करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सर मेरे पास कौन सा लिम्फ नोड होगा, उसका एरिया ऑफ बॉडी ड्रेनेज की मतलब वो कहाँ से ड्रेन करता है, और उससे एसोसिएटेड पैथोलॉजी क्या है। देखिए ना, मैं आपको अक्सर एक एग्जांपल मिसाल देता होता हूँ कि यार जब आपके ओरल कैविटी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो आपके कौन से, आपने सब मैंडिबुलर वाला रीजन देखा होगा ना, तो यहाँ पे जो लिम्फ नोड होते हैं वो आपके स्वेल हो जाते हैं। अगर आपको ईयर के इन्फेक्शन होता है तो वहां पर आपके कौन से लिम्फ नोड स्वेल होंगे। अगर आपके पास टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन होता है, ओवरी के अंदर इन्फेक्शन होता है, आपको एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता है, आपकी अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स, एक्सिलरी, मिक्सरी, सब क्लेविकुलर, उसके बाद मिड क्लेविकुलर लाइन, मतलब जिन एरियाज के अंदर आपके पास इन्फेक्शन होता है उससे रिलेटेड कौन सा जो लिम्फ नोड्स है वो हमारे पास स्वेल होता है। जैसे मैंने आपको बच्चे के अंदर बताया था ना कि उसका जो ग्रोन वाला रीजन होता है वहां पर हमें अक्सर जो लिम्फ नोड्स है वो स्वेल नजर आते हैं। समझे? तो इंशाल्लाह ये सारे हमने इसका क्या क्या बच्चों, जो भी लिम्फ नोड लेना है आपने तीन चीजें उसकी डिस्कस करनी है। सबसे पहले सर लिम्फ नोड्स का नाम हमारे पास मतलब है कि वो कहाँ पर होगा। जैसे सब मैंडिबुलर है कि मैंडिबुलर के नीचे। अब ये जो सब मैंडिबल के नीचे है, या मतलब जो उसका हमने लोकेशन का पता चल गया कि सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है, ये कहाँ से ड्रेनेज करता है। उसके बाद किस पैथोलॉजी के अंदर ये क्या करता है, हमारे पास इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो हर लिम्फ नोड्स के अंदर बच्चों हमने ये दो से तीन चीजें जरूर याद करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नंबर वन लिम्फ नोड है दैट इज अ सब मैंडिबुलर और सब मेंटल लिम्फ नोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सब मैंडिबुलर ना, क्योंकि जो आपकी ओरल कैविटी, जो ये जो आपका टंग वाला रीजन है, जो आपका लिप्स वाला एरिया है, यहाँ पर अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो ये जो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स है बच्चों ये स्वेल हो जाते हैं। अगर आप काइंडली इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये आपके पास मैंडिबुलर बोन है, और इस मैंडिबुलर या जो जा जो या आपका गनीथिया है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर। और ये आप लोगों ने यार अक्सर फील किया होगा, जब आपको इन्फेक्शन होता है ना तो आपको ये जो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स है ना ये आपको अक्सर स्वेल मिलते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि सर अगर मेरे पास इन्फेक्शन है कहाँ कहाँ पर, काइंडली देखिएगा, आपकी ओरल कैविटी के अंदर, आपकी एंटीरियर टैंक के अंदर, नॉट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का एरिया डिफरेंट होता है, आपकी एंटीरियर टैंक और आपका जो लोअर लिप है। अगर यहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो मेरे पास जो सब मैंडिबुलर और जो सब मेंटल है, मतलब ये साथ वाले, इसी को सब मैंडिबुलर और इसी को सब मेंटल कह रहे हैं, इसके अंदर क्या हो जाती है बच्चों, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसकी स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा बच्चों अगर एक पेशेंट मेरे पास आता है, उसके लिम्फ जो मेडिएस्टिनम, ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है, वो कंटिन्यूसली स्वेल है, उनका साइज इंक्रीज हुआ जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा, और मुझे पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन की भी सिम्टम नजर नहीं आ रही, तो बच्चों उस केस के अंदर फिर आपने क्या याद रखना है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मेलिग्नेंसी। क्या है? मेलिग्नेंसी ऑफ और मेटास्टेसिस टू द ओरल कैविटी। कि भाईजान उस पेशेंट की ओरल कैविटी के अंदर लेट्स सपोज आपको एंटीरियर टंग का ट्यूमर बड़ा कॉमन है, एंटीरियर टंग का ट्यूमर बना हुआ है, और ये जो ट्यूमर है या ये जो कैंसर है ये मेटास्टाइज करके लिम्फ नोड में चला गया, जिसकी वजह से आपके लिम्फ नोड्स के हैं कंटिन्यूसली स्वेल। मैंने आपको कल एक और बात भी बताई थी कि हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फ लंग्स, ये ट्यूमर्स की जो मेटास्टेसिस होती है वो ज्यादातर किसकी बेस के ऊपर होती है बच्चों, वो किस सर्कुलेशन के जरिए होती है, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज के जरिए होती है। मतलब कि देखो ना,
आपके लेट्स सपोज एक पेशेंट के किडनी के अंदर ट्यूमर है, चलो किडनी का तो वो हेमाटोजेनिस के अंदर आ जाता है, हम कहते हैं जी क्लोन कैंसर है। अब क्लोन कैंसर आपको पता है ये बड़ा मेटास्टैटिक होता है, ये बहुत जल्दी मेटास्टाइज कर जाता है। तो क्लोन कैंसर हुआ, वहां से जो ट्यूमर के सेल्स थे वो लिम्फेटिक ड्रेनेज में गए, लिम्फेटिक ड्रेनेज से लिम्फेटिक वेजल्स में गए, लिम्फेटिक वेजल से लिम्फ नोड्स के अंदर गई, और जिन जिन जो जो लिम्फ नोड्स उसके आसपास होंगे ना, जिनके अंदर वो ड्रेनेज कर रहा होगा, उनके अंदर मेटास्टेसिस होगी, फिर एक से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब आपको ट्यूमर होता है और जब वो मेटास्टाइज करता है तो वो पूरी बॉडी के अंदर मेटास्टाइज करने की एबिलिटी रखता है। हाँ, स्टार्ट के अंदर कुछ उनकी स्पेसिफिक जो लोकेशंस होती हैं ट्यूमर की वो होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लंग का कैंसर है तो वो सबसे पहले मेटास्टाइज कर सकता है यहाँ पर आपकी ब्रेस्ट वाले रीजन के अंदर या आपके एड्रिनल ग्लैंड की तरफ। तो ये स्टार्टिंग मेटास्टेसिस होती है, बट एट द एंड जो होल बॉडी मेटास्टेसिस होती है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों की मेटास्टेसिस पूरी बॉडी के अंदर होती है, विद इन फ्यू वीक्स उन लोगों की डेथ हो जाती है। तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है बच्चों, ये आपकी ट्यूमर्स की मेटास्टेसिस के अंदर, इसका मतलब कि 90-95% मेटास्टेसिस इसी के जरिए होती है। कुछ ट्यूमर्स हैं हमारे पास 3-4, जैसे फोलिकुलर कार्सिनोमा हो गया, जैसा कि हमारे पास अपने किडनी वाला रीनल सेल कार्सिनोमा पड़ा था, जैसा कि हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा पड़ा था, इनका सबका हेमाटोजेनस स्प्रेड है। बाकी जो हम ज्यादातर पढ़ते हैं उनका आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज के जरिए ही मेटास्टाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है कि अगर आपकी ओरल कैविटी के अंदर ट्यूमर है तो आपके ये जो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स है इनके अंदर स्वेलिंग हो सकती है, इनकी तरफ मेटास्टाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं कि सर डीप सर्विकल, आपका ये जो सर्विकल रीजन आ गया C1 C2, ये आपका सर्विकल रीजन है सारा। तो अगर सर हमें सर्विकल रीजन के अंदर लिम्फ नोड स्वेल हो रहे हैं तो वो लिम्फ नोड कौन कौन सी एरिया से ड्रेन करते हैं बच्चों, ये है आपकी ऊपर बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके अलावा जो हमारी लोअर बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट है ये वाले 6, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाले ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला जो मैंने अभी आपको 2 लिखवाए ना ये इंपॉर्टेंट, बाकी आपने पढ़ने तो सारे हैं। ठीक है, हेड, नेक एंड द ओरोफेरिंक्स, बच्चों हमने फेरेंक्स को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स के अंदर, ओरोफेरिंक्स, लेरेंजियोफेरिंक्स एंड द नेजोफेरिंक्स। अब फेरेंक्स का जो ओरोफेरेंक्स वाला मतलब एरिया है ना, जो आपकी ओरल कैविटी से ड्रेनेज कर रहा होता है या ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, मुझे अगर वहां पर इन्फेक्शन होता है, आपके हेड के अंदर इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, या आपकी नेक के अंदर ट्यूमर है, तो जो आपके डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स हैं इनके अंदर इन्फ्लामेशन होगी। जो आपकी नेक के बिल्कुल ये जहाँ पर आपको थायराइड फील होता है ना, इसकी पोस्टीरियर साइड की तरफ आपकी ये डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स होते हैं। अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं तो ये जो डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स हैं या जो सर्विकल लिम्फ नोड्स हैं इनको हम आगे भी डिवाइड करते हैं, अंटीरियर सर्विकल लिम्फ नोड्स होते हैं, पोस्टीरियर सर्विकल लिम्फ नोड्स होते हैं और लैटरल सर्विकल लिम्फ नोड्स होते हैं। बट हमारे लिए कलेक्टिवली डीप सर्विकल का वर्ड ही याद रखना, दैट्स इनफ फॉर अस। ठीक है, हेड, नेक एंड ओरोफेरिंक्स से बच्चों आपके डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स के जब ड्रेन करते हैं और वहां पर इन्फ्लामेशन होती है। अब पैथोलॉजी क्या है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस, कावासाकी डिजीज, malignancy of the head, neck and the oropharynx। बच्चों आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया शायद इसकी डिजीज से भी हो रहा होगा। यू नो डैट कि आपको हर पेशेंट फ्रेंजाइटिस के साथ नजर आता है, बच्चों में तो फ्रेंजाइटिस बहुत कॉमन होता है, इसका मतलब है कि जो उनके डीप सर्विकल लिम्फ नोड है वहां पर मोस्टली इन्फ्लामेशन होगी। दूसरे नंबर इन्फेक्टिस मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं इन्फेक्टिस मोनोन्यूक्लियोसिस को, सर दैट इज आल्सो कॉल्ड द किसिंग डिजीज, किसिंग डिजीज। और किस इन्फेक्शन की वजह से होती है बच्चों, कौन से इसमें बग्स इन्वॉल्व होते हैं, कैन यू टेल मी, साइटोमेगालोवायरस एंड द एप्स्टीन बार वायरस। वेरी गुड। जो डॉक्टर रिफत ज्यादातर ये होता है ना कि एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होते हैं, एप्स्टीन बार वायरस एंड देन द साइटोमेगालो वायरस। अब जब एप्स्टीन बार वायरस की वजह से आपको मोनोन्यूक्लियस हो जाता है तो आप इसका करते हो मोनोस्पोर टेस्ट। क्या करते हैं बच्चों इसका, मोनोस्पोर टेस्ट। अगर आपने मोनोस्पोर टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव है तो आपको एप्स्टेन बार वायरस की वजह से मोनोन्यूक्लियोसिस हो रहे हैं, और अगर आपका मोनोस्पोर टेस्ट नेगेटिव है तो बच्चों किसकी वजह से हो रहा है, साइटोमेगालो वायरस की वजह से आपको इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियस हो रहा है। कैन यू टेल मी द सिम्टम्स ऑफ द मोनोन्यूक्लियोसिस, कि ये पेशेंट को क्या सिम्टम होती हैं, एनीवन, मोनोन्यूक्लियोसिस वाले पेशेंट को क्या सिम्टम होती है, हाँ जी जी, इसमें थायराइड सोर होता है, बिल्कुल ठीक है, फीवर होता है इस पेशेंट को, थ्रोट इन्फेक्शन हुई ना इसको, ठीक है, वो तो इन्फेक्शन की वजह से होती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। बाकी फीवर होता है इसको भाई, मैलेज होता है, और इसके थ्रोट के अंदर सोरिंग होती है, वहां पर इसको पेन होती है, ये चीज याद रखनी, दैट इज इन्फेक्टिस मोनोन्यूक्लियोसिस, और आफ्टर सम डेज
ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, रिसेंटली ट्रांसप्लांटेशन उसकी बॉडी में हुई है, तो उसके अंदर मोनोन्यूक्लियोसिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस। पता है आपको इसकी वजह से इंसेफ्लाइटिस भी होता है। जब पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो ना, तो यही आपका साइटोमेगालोवायरस डॉक्टर साहिबा, ये आपके अंदर इंसेफ्लाइटिस भी काज करवाता है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह माइक्रो के अंदर बातें करेंगे। कावासाकी डिजीज, यू नो दैट अगर बच्चे की एज 4-5 साल से कम है और उसको 5 दिन से ज्यादा का फीवर है, और चेरी रेड मतलब कि उसकी जो टंग है वो आपको रेड नजर आ रही है, उसका कंटिन्यूसली फीवर इंक्रीज है, बॉडी के ऊपर रैशेस नजर आ रहे हैं, तो वो कावासाकी डिजीज का पेशेंट होता है। और कावासाकी डिजीज वाले पेशेंट के अंदर आपको कौन से लिम्फ नोड्स स्वेलिंग नजर आती है, दैट इज अ डीप सर्विकल। तो हम डिजीज की इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम उसके लिम्फ नोड्स की इंपॉर्टेंस देखते हैं। आगे आप लोगों को पता है मेलिग्नेंसी ऑफ द हेड एंड नेक हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था, लेरेंजियल कार्सिनोमा पढ़ा था, पेपिलोमा हमने पढ़ा था ना भी उस दिन, ओरोफ्रेंजियल कार्सिनोमा। तो वो वाले जो कार्सिनोमा है जो आपके पास ओरल कैविटी की बैक साइड की तरफ पाए जा रहे हैं, तो बच्चों वो मेटास्टाइज करके कहां पर जा सकते हैं, आपके डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स की तरफ। डॉक्टर साहब आज आपने सिर्फ हौसला रखना है और सुनते जाना है, ठीक है, परेशान नहीं होना। आगे आते हैं सर, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स बच्चों, आपकी ये जो क्लेविकल है, ब्यूटीफुल, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं ना जी, इसको ब्यूटी बोन है, ये मोस्ट फ्रैक्चर बोन भी आपकी यही है, जो क्लेविकुलर बोन। और क्लेविकुलर बोन के ऊपर वाले जो लिम्फ नोड्स है बच्चों, दीज आर द सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। अच्छा, ड्रेनेज कहाँ कहाँ से करते हैं सर? दे ड्रेन फ्रॉम द राइट हेमिथोरेक्स, लेफ्ट विर्चुअल नोड्स एंड द लेफ्ट हेमिथोरेक्स एब्डोमेन एंड द पेल्विस। सिंपल सी बात याद रखनी भाई, हेमिथोरेक्स वाला मतलब कि जो आपके थोरस का हाफ रीजन है, उस रीजन से ये क्या करते हैं, ड्रेनेज, ये सांस लिम्फेटिक वेसल इधर से सारी क्या करती हैं, पकड़ के लिम्फेटिक फ्लूइड्स को सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन कर देती हैं। कौन कौन सी सर जो डिजीजेस होती हैं यहाँ पर कॉमन है, अगर आपको थोरेक्स के अंदर, एब्डोमेन के अंदर और इवन तो पेल्विस के अंदर भी आपको ट्यूमर है, तो वो मेटास्टाइज करके सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स के अंदर है, आ सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों, मेडिएस्टिनल लिम्फ नोड्स। ये जो आपकी मेडिएस्टिनम के अंदर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ कहाँ से ड्रेनेज करते हैं, आपके ट्रेकिया और एसोफेगस। देखो सिंपल है, आपको पता है मेडिएस्टिनम के अंदर ट्रेकिया भी है और उसके पीछे पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम के अंदर आपकी एसोफेगस भी पड़ी हुई है, और उन्होंने ड्रेनेज कहाँ पर करना है, जो मेडिएस्टिनम के लिम्फ नोड्स होंगे। ठीक है, तो मेडिएस्टिनल lymph nodes that are present into your mediastinum। बच्चों अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जैसे जैसे आपके टॉपिक्स की क्लैरिफिकेशन होती जा रही है ना, अब आपको चीजें पढ़ने का मजा भी आता जाएगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैं कह रहा हूँ जस्ट स्टार्ट है आपका, अभी जस्ट आपका स्टार्ट है। अभी आपने मेडिएस्टिनम का वर्ड सुना है, अंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर, वो सारी चीजें आपके माइंड के अंदर फ्लैशबैक करना शुरू हो गई है। तो इसी तरह जब आगे हम माइक्रो पढ़ लेंगे, इम्यूनो पढ़ लेंगे, बायोकेम पढ़ लेंगे, तो इसी तरह आपकी फर्स्ट एड की एक वर्ड के ऊपर, मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि यार हम एक वर्ड के ऊपर कई कई घंटे भी बोल सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो वाली स्टेज भी आपके ऊपर आ जाएगी। तो मेडिएशन में बच्चों ट्रेकिया और एसोफेगस, और ट्रेकिया और एसोफेगस में भाई क्या है, अगर पल्मोनरी टीबी है पेशेंट में, सार्कोडोसिस, लंग कैंसर एंड द ग्रैन्युलोमैटस डिजीज, जिसके अंदर हमने ग्रैन्युलोमैटस पोलियंजाइटिस वाली डिजीज पढ़ी हुई है। तो अगर आपके पास किसी पेशेंट में पल्मोनरी टीबी है, सार्कोडोसिस है, लंग कैंसर है, तो वो सारे ड्रेन होकर कहाँ पर जा सकते हैं, आपकी मेडिएशनल के अंदर। आगे बच्चों आते हैं हिलार लिम्फ नोड्स। हिलार का तो आपको पता है कि ये क्या करती है, आपके लंग से ड्रेनेज करती है। यहाँ पर हिलार लिम्फ नोड्स, बिल्कुल ये देखो, आइलम के अंदर जो पाए जा रहे हैं, दे ड्रेन फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट के अंदर लंग कार्सिनोमा है, लंग ट्यूमर है, सार्कोडोसिस है, तो आपके हिलार लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये सार्कोडोसिस के अंदर ही होता है। आगे आते हैं बच्चों एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। काइंडली डू रिमेंबर दैट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने ना अक्सर देखा होगा, अगर आप में से किसी बंदे ने फिजिकल एग्जामिनेशन किया ना पेशेंट का, तो हम ना उसके हाथ ऊपर करवा के ना ये जो एक्सिलरी वाला रीजन है यहाँ पर पल्पेट करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर, लेट्स सपोज, ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट से रिलेटेड जो ट्यूमर्स हैं या जो इन्फेक्शन है, ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा होते हैं। तो उनके अंदर हम देखते हैं कि यार क्या इसके जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, वहां पर इसकी स्प्रेडिंग हुई है, वहां तक इसकी मतलब कि अप्रोच हुई है वो उस इन्फेक्शन की या कैंसर की। सो द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। काइंडली आपने इसकी ड्रेनेज जरूर याद रखनी। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आपके पास ये एक्सिला में प्रेजेंट है, काइंडली अगर आप देखोगे ना, ये देखो आपके एक्सिला के अंदर प्रेजेंट है। ये ड्रेन कहाँ से करता है, यार ये याद रखिएगा, आपकी अपर लिम्ब से, यहाँ पर देखो अपर लिम्ब से ड्रेन करेगा सारा, ब्रेस्ट से, स्किन अबव द अम्बेलिकस, अम्बेलिकस से ऊपर ऊपर जितनी भी ये स्किन है, ये कहाँ पर ड्रेन करी है ज्यादातर, आपकी इस एक्सिलरी लिम्फ नोड से। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट वाला।
क्योंकि देखो अगर मैं आपको इसकी एक हकीकत बताऊं, तो जब ब्रेस्ट कार्सिनोमा किसी फीमेल के अंदर होते हैं ना, वो आप कोई भी उसकी टाइप ले लो, मतलब कि कार्सिनोमा इन सिचु कर लो, या मतलब कि जो मेटास्टाइज करते हैं। तो कार्सिनोमा इन सिचु अगर किसी फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कार्सिनोमा है ना, तो हम देखते हैं कि इसके लिम्फ नोड तक उसने स्वेल किया है या वहां तक मेटास्टाइज किया है या नहीं किया। क्योंकि अगर आपने उसके अंदर मैस्टेक्टोमी करनी है या लोबेक्टोमी करनी है, तो वो डिपेंड करता है कि वो मेटास्टाइज किया है या नहीं किया हुआ। तो अगर लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग है, वहां तक ये मेटास्टाइज कर गया, तो हम लिम्फ नोड को भी साथ रिमूव करते होते हैं। बट अगर लिम्फ नोड तक स्प्रेड नहीं है, इसका मतलब वो बिनाइन है, तो हम रीजनल लोबेक्टोमी कर देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा यहाँ पर। सो एक्सियल लिम्फ नोड्स ड्रेन फ्रॉम योर ब्रेस्ट स्किन अपर लिम्स। अगर किसी पेशेंट के अंदर देख लो ना यहाँ पे मेस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन आपकी ब्रेस्ट वाले रीजन में, और मेटास्टेसिस फ्रॉम योर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, डू रिमेंबर दैट सर्जरी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड है। आगे बच्चों आते हैं एपिट्रोकुलर। एपिट्रोकुलर लिम्फ नोड बच्चों ये आपके हैंड और आर्म से करता होता है। एपिट्रोकुलर जो रीजन है, एपिट्रोकुलर, ये आपकी फोर आर्म का, ये मीडियल वाली साइड की तरफ ये लिम्फ नोड पाया जा रहा है। तो अगर आपके पास हैंड के अंदर या फोर आर्म के अंदर इन्फेक्शन है, जैसे कि सेकेंडरी सिफिलिस, हमें पता है कि जो सिफिलिस डिजीज है, जो कि किसी वजह से फैलती है, जी क्या नाम होता है इस बग का जिसकी वजह से आपको सिफिलिस होती है? कैन यू टेल मी, किस बग की वजह से आपको सिफिलिस डिजीज होती है? ट्रेपोनिमा पैरिडम, वेरी गुड वेरी गुड। ट्रेपोनिमा पैरिडम की वजह से सर सिफिलिस डिजीज होती है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसकी होती है। तीन टाइप्स इसकी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी। बच्चों प्राइमरी के अंदर आपको पता है रीजनल इन्वॉल्वमेंट होती है, कि जो आपका जेनिटेलिया होता है वहां पर मतलब कि नड्यूल्स बन जाते हैं, पेनलेस नड्यूल्स वहां पर बन जाते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर ये होता है, जब सेकेंडरी से आपने यहाँ देखना स्किन, तो जब सिफिलिस की वजह से आपकी स्किन की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वो सेकेंडरी सिफिलिस होता है। टर्सरी के अंदर तो आपको पता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें हमने वो पढ़ा था ना, वैजोवैजरम ट्रेकियालस के अयोटाइटिस, कि आपका जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर बार्किंग हो जाती है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। फिर हमने टर्सरी न्यूरोसिफिलिस भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको सेकेंडरी सिफिलिस होते हैं तो स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी, और अगर आंख की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो लिम्फ नोड कहाँ पर ड्रेनेज करेगा? आपकी एपिट्रोकुलर लिम्फ नोड्स के अंदर। आगे आते हैं बच्चों सिलिक लिम्फ नोड्स के अंदर। सिलिक आपके पास सारी बात आपको पता है, सिला कहाँ पर है? जो सिलिक ट्रंक होती है आपके किस किस रीजन को सप्लाई करती है? लीवर, स्प्लीन, आपकी स्टमक, पेंक्रियाज, अपर ड्यूटेनम। अगर किसी बंदे को सिलिक ट्रंक की ब्लड सप्लाई याद है ना, अगर आपने जीआईटी पढ़ा हुआ है, या नहीं तो हम आगे जाके जीआईटी पढ़ेंगे, तो सीलिक ट्रंक, फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, फिर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है। ये आपके पूरे जीआईटी ट्रैक ऑफ ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले निकलती है आपके पास, वो है सीलिक ट्रंक। अब सीलिक ट्रंक से ना सबको ब्लड वेसल्स देती हैं, आपकी लीवर को, आपके सब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली ब्लड सप्लाई इसकी। अगर आपने किसी पेशेंट के अंदर ये देखते हो ना एसोफेजियल डायलिसिस, उसके पीछे इसका कॉन्सेप्ट है आपकी ये सीलिक ट्रंक की एनास्टमोसिस का। तो इन चार बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। स्प्लीन को स्प्लेनिक आर्टरी के जरिए, ये आज का आगे हमने स्प्लीन पढ़ना है, तो उसमें आपको मैं दोबारा बताऊंगा कि सिलिक ट्रंक से ना हमारे पास निकलती है स्प्लेनिक आर्टरी, दैट सप्लाई द ब्लड सप्लाई टू योर स्प्लीन। आगे बच्चों पेंक्रियास को भी ये ब्लड सप्लाई पेंक्रियाटिक आर्टरी होती है, और उसके बाद ये अपर ड्यूटेनम, मतलब 2/3 ऑफ द ड्यूटेनम तक ना ये ब्लड सप्लाई करती है। इससे आगे फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, फिर उससे आगे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आपकी पूरे जीआईटी ट्रैक्ट ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर बच्चों लीवर, स्प्लीन, पेंक्रियास, इन सब का ड्रेनेज कहाँ पर जाएगा? आपके सिलिक लिम्फ नोड्स की तरफ। आगे आते हैं सुपीरियर। अब देखो सुपीरियर का जो जिस रीजन को वो ब्लड सप्लाई करेगा, वो लोअर ड्यूटेनम, ड्यूटेनम, इलियम, बिलोंग टू द स्प्लेनिक फ्लैक्चर्स। अब वो जो स्प्लेनिक फ्लैक्चर है जहां पर एनास्टमोस बनता है, आपके पास ये जो स्प्लेनिक फ्लैक्चर होते हैं ना, इसके अंदर आपको स्कीमिया का भी रीजन, मतलब बहुत ज्यादा डर होता है। स्प्लेनिक फ्लैक्चर जो वाला रीजन होता है ना, इधर आपको स्कीमिया का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होती है। इसको हम वाटर शेड एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जिन जिन एरियाज को ब्लड सप्लाई करेगी, उन्हीं से जो आपके पास सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स है वहां से ड्रेनेज करेगा। ठीक है, फिर है इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स। तो जो बच्चों इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स हैं, वो जितने भी एरिया इंफीरियर मेसेंटेरिक है ना, जैसे क्लोन से लेके आपके रेक्टम तक, तो वो हमारे पास इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स के अंदर आते हैं। और जो ड्रेनेज कहाँ पर, कहाँ कौन कौन सी जो आपके पास डिजीजेज हैं, जैसा कि मेसेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस, आईबीएस है, आईबीडीएस सॉरी, और सिलिक डिजीज है जिसके अंदर क्रोन डिजीज आ जाती है आपकी, सिलिक डिजीज आ जाती है। ठीक है, तो ये वाली डिजीजेस होती हैं, इन डिजीज के दौरान जो इन्फ्लामेशन होती है या जो मेटास्टेसिस होगा ना, वो आपके इन्हीं लिम्फ नोड्स के अंदर होगा। तो ये जिसकी ब्लड सप्लाई अच्छी है ना, उसको तो ये सिलिक, स्पीरियम, मेसेंटेरिक और इंफीरियर की जो लिम्फ नोड्स हैं, और जो इनकी साइड्स है वो बड़ी इजीली याद होगी। ठीक है, ऊपर
ऊपर हमने एक्सरे की। बच्चों अब स्टार्ट होते हैं जो मैं आपको कह रहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड्स हैं। एमएलई वालों, इस लिम्फ नोड्स ने आपको बहुत ज्यादा तंग करना है। ये वाले आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, खुदा ये यकीन माने, ये मेरे गले की हड्डी बन गई थी। एट द एंड तक मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं थी, मुझे ये था कि मेरा लिम्फ नोड ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि पता था इसमें से एमसीक्यू लगना ही लगना है। और मुझे ये वाला एमसीक्यू लगा था, ये पैरा अयोर्टिक लिम्फ नोड वाला। तो ये टेस्टिस से करता है, तो मतलब ये सब ठीक हो गया ये कुछ। तो आपने बच्चों ये वाले लिम्फ नोड जो मैं लास्ट वाले अभी मेंशन कर रहा हूँ ना, ये सारे आपने याद करने हैं। सबसे पहले है जी पेरी अम्बेलिकल लिम्फ नोड, जिसको हम कहते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ लिम्फ नोड भी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास सिस्टर मैरी जोसेफ लिम्फ नोड है, ये कहाँ पर बच्चों ड्रेनेज करता है? आपके एब्डोमेन और पेल्विस रीजन से। एब्डोमेन और पेल्विस रीजन से अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, तो वो मेटास्टाइज किसके जरिए करेगा? पेरियम्बेलिकस के अंदर जाएगा, पेरियम्बेलिकल लिम्फ नोड, और वहां से फिर आपकी बॉडी के अंदर मजीद पार्ट के अंदर ये स्प्रेड होगा। तो इसको थोड़ा सा ना ध्यान से देखिएगा। पैरा अम्बेलिकल, पेरी होता है बिफोर, मतलब कि अम्बेलिकस से पहले। यहाँ पे अगर अम्बेलिकस है तो उससे पहले ये वाला, इसको पेरी अम्बेलिकल लिम्फ नोड कहते हैं, जो ड्रेन करता है आपके एब्डोमेन और पेल्विस से। इससे आगे आते हैं बच्चों पैरा अयोटिक लिम्फ नोड। आपके जो एमबी है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन है इसी लिम्फ नोड में से, पैरा अयोटिक लिम्फ नोड। और इसको याद रखना बड़ा आसान है, पता है क्यों? क्योंकि ये आपके पास ड्रेन करता है टेस्टिस से, ओवरी से, किडनी से, फ्लोपियन ट्यूब से एंड फंडस ऑफ यूट्रस से। एक एमसीक्यूज आपके फंडस ऑफ यूट्रस से है, एक एमसीक्यूज आपके टेस्टिस से, और एक आपकी ओवरी से है। समझ रहे हैं? तो टेस्टिस, ओवरीज, और जो आपकी यूट्रस का फंडस रीजन है ना, जो ऊपर वाला पार्ट है, तो वहां से जो ड्रेनेज करता है और वहां से जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, वो आपके पैरा अयोटिक लिम्फ नोड के अंदर चलता है। सो काइंडली, चाहे मेरे लिए सारे लिम्फ नोड भूल जाइएगा, लेकिन एटलीस्ट ये ना भूलिएगा। अब ये नहीं कि आपने याद ही यहाँ से करना, याद सारे करना, बट ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेटास्टेसिस होगी तो बच्चों कहाँ पर जाएगा? आपके पास ये टेस्टिस और इन्हीं एरियाज के अंदर जाएगा। आगे आते हैं जी एक्सटर्नल इलिक और इंटरनल इलिक। ये भी यार बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक्सटर्नल इलिक से मैंने ऐसे याद किया हुआ था, मतलब कि ना ऊपर ऊपर या बाहर वाला एरिया। अगर आप सीधी बात करें ना, एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड से क्या है? एक्सटर्नल वाले रीजन होंगे, आप देखोगे कि मोस्टली जो आउटर होते हैं। और इंटरनल से मतलब इंटरनल जेनिटेलिया के जो ऑर्गन्स होंगे। एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड की पहले आप लोकेशन देख लो बच्चों, ये देखो यहाँ पर आपके पास ये इलिक आर्टरी है ना, ये देखो इलिक आर्टरी जा रही है। तो इसके साथ आपके पास जो एक्सटर्नल इलिक और इंटरनल इलिक लिम्फ नोड्स भी होते हैं। एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड आप देखना, एक्सटर्नल पार्ट होंगे आपके पास सर्विक्स, उसके बाद सुपीरियर ब्लैडर, और जो बॉडी ऑफ यूट्रस है, ठीक है जी, मतलब ज्यादा डीप नहीं है, थोड़े थोड़े बाहर वाले रीजन है। तो ये क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड्स के अंदर ट्रेन करें। और एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? जो आपकी ये इलिक आर्टरी के पास होते हैं, देखो ना कॉमन, हमारे पास कॉमन इलिक आर्टरी होती है, फिर राइट इलिक आर्टरी है, फिर लेफ्ट इलिक आर्टरी है। तो इनके साथ वाले जो लिम्फ नोड्स है, दीज आर द एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड्स और इंटरनल इलिक लिम्फ नोड। एक्सटर्नल है तो बॉडी ऑफ द यूट्रस है, सर्विक्स है, और सुपीरियर ब्लैडर है, ठीक है जी, ब्लैडर के ऊपर वाला रीजन। अब आते हैं इंटरनल इलिक। दैट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। इंटरनल तो एक तो पहला जो आपके माइंड के अंदर चीज आनी चाहिए ना, कि ये इंटरनल रीजन से मतलब लिम्फेटिक फ्लूइड को लेगा। जैसा कि देखो सर्विक्स का आगे वाला पार्ट जो यूट्रस से करीब है, प्रोक्सिमल वजाइना, उसके बाद एक कॉर्पस के बाद नोसप जो मेल के पेनिस का रीजन है, उसके बाद प्रोस्टेट अंदर आ गया, उसके बाद इंफीरियर ब्लैडर आ गया, ब्लैडर वाला रीजन आ गया, लोअर रेक्टम टू द एनल किनाल, ठीक है। तो आपके पास एनल किनाल आ गया, उसकी रीजन हो गया। उसके बाद आपके पास विजाइना आ गई, उसके बाद प्रोस्टेट आ गया, इंफीरियर ब्लैडर आ गया। तो आपने पता क्या करना, मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा। आपने पहले ना ब्लैडर को पकड़ना है, उसकी लम्फेटिक जो लम्फेटिक ड्रेनेज है ना, वो देखना है आपने। सुपीरियर पार्ट होगा जो ब्लैडर का ना, ये देखो, जो इसका सुपीरियर पार्ट है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये कहाँ पर बच्चों ड्रेन करेगा? एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड के अंदर। और जो इसका इंफीरियर पार्ट है वो कहाँ पर है? इंटरनल इलिक लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है। तो ब्लैडर आपका क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आपने पकड़नी है यूट्रस। अब यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस, दरमियान वाला रीजन है। और दूसरे नंबर यहाँ पर इसने कौन सा अप्लाई किया है? सर्विक्स, प्रोक्सिमल वजाइना, कॉर्पस वैनोसम, प्रोस्टेट, इंफीरियर ब्लैडर, लोअर रेक्टम टू द एनल किनाल। तो मतलब कि बॉडी ऑफ सर्विक्स के अंदर आपने बॉडी ऑफ द यूट्रस तो एक्सटर्नल इलिक है, और ऊपर जो हमने फंडस ऑफ यूट्रस देखा था, वो आपका पैरा आयोटिक था, ठीक है। तो वो आपकी यूट्रस भी क्लियर हो गई है। अब आपने पकड़नी है क्या? सर्विक्स। सर्विक्स को कौन कौन सप्लाई कर रहा है बच्चों? आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कर रहे हैं।
तो जो एक्सटर्नल वाला पार्ट होगा आपकी सर्विक्स का वो एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड है, और जो इंटरनल पार्ट होगा वो इंटरनल इलिक लिम्फ नोड। देखो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर आगे आता है बच्चों आपका प्रोक्सिमल वजाइना। ये वजाइना की लिम्फ जो यूबर्ट के अंदर एमसीक्यू जाएगा ऐसे, ये वजाइना की लिम्फेटिक ड्रेनेज का, तो ये आपका इंटरनल इलिक लिम्फ नोड है। इसके अलावा पैक्टिनेट लाइन है, जीआईटी के अंदर पढ़ेंगे। पैक्टिनेट लाइन से ऊपर वाले हेमरोड्स और इससे नीचे वाले हेमरोड्स। तो पैक्टिनेट लाइन से बच्चों जो ऊपर वाला रीजन है वो किसको ड्रेनेज करता है, आपके इंटरनल इलिक लिम्फ नोड्स को, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों सुपरफिशियल इलिक लिम्फ नोड। और यार ड्रेन क्या क्या करेंगे भाई, अगर आपको एक्चुअली एसटीडी हो रहा है, आपको मतलब कि सेलुलाइटिस हो रहा है, तो ये सारे आपके पास इन्फेक्शन है ना, तो ये इन्हीं लिम्फ नोड्स के अंदर जाकर इन्फ्लामेशन काज करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों सुपरफिशियल इंग्वाइनल। सुपरफिशियल का आपको पता ही है कि सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर वाला, इसे भी आप इस तरह भी याद कर सकते हो। सुपरफिशियल में देखिएगा डिस्टल वजाइना, वही बात है ना, बाहर वाला वजाइना। वोल्वा आपको पता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वोल्वा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लेबिया मिनोरा मेजोरा, उसको हम वल्वा कहते हैं। सेक्रोटम बॉडी से बाहर है, सुपरफिशियल पार्ट है। यूरिथ्रा उसके बाद ऑलमोस्ट सुपरफिशियल पार्ट है। एनल किनार बिलो द पैक्टिनेट लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैक्टिनेट लाइन से ऊपर बच्चों इंटरनल इलिक लिम्फ नोड है, और उससे जो नीचे वाला है वो आपका सुपरफिशियल जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड है ना, वो हो गया हमारे पास, ठीक है। स्किन बिलो द अम्बिलिकस एक्सेप्ट द पोप्लीटियल एरिया। तो इसमें जो स्पेसिफिक है ना वो आपकी सेक्रोटम का पूछा हुआ है, और उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ आपकी ये वजाइना का जरूर आपने याद रखना है। अगर वजाइना का अब मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, वजाइना पकड़िएगा, सर्विक्स पकड़िएगा, यूट्रस पकड़िएगा, ब्लैडर पकड़िएगा, और उसके बाद एनल किनार पकड़िएगा। इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास डिस्टल वजाइना है तो सुपरफिशियल, इसके अलावा मेरे पास प्रोक्सिमल वजाइना है तो इंटरनल इलिक। ब्लैडर मेरे पास अगर सुपीरियर पार्ट है तो वो आपके पास एक्सटर्नल है, अगर मेरे पास इंटीरियर है तो इंटरनल इलिक लिम्फ नोड्स है। टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, वो आपका पैरायोटिक लिम्फ नोड होगा। सो काइंडली स्टूडेंट्स आपने इस तरह इनको याद करना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो मैं आपको मेंशन किए हैं ना, पेरियम्बेलिकल, पैरायोटिक, एक्सटर्नल, इन एंड इंटरनल और सुपरफिशियल, या ये 5 तो जरूर आपने याद करें, इनके ऊपर आपको कोई छूट नहीं मिल सकती। तो इस तरह बच्चों हमारा जो लास्ट वाला पोप्लीटियल है, तो जाहिर बात वो पोप्लीटियल एरिया से जो यहाँ पर आपकी पोप्लीटियल आर्टरी है उधर से ड्रेनेज करेगा, जिसमें डोर्सो लेटरल फुट है, पोस्टीरियर काफ है, लेग, और आपके पास नेक के अंदर सेलुलाइटिस होगा। तो हमारे पास ये पोप्लीटियल एरिया, मतलब सिंपल सी बात है, पोप्लीटियल आर्टरी के पास पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स होते हैं, और हमारे पास लेग वाले रीजन से ड्रेनेज करेंगे तो पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इस तरह बच्चों जो आपके लिम्फ नोड्स हैं, जो हमने इंपॉर्टेंस थे रीजनल एंड अकॉर्डिंग टू द बॉडी एरिया, उसको हमने सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए। मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आपने किस तरह याद करने हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अलहमदुलिल्लाह इस तरह हमारा जो लिम्फ नोड्स वाला था वो यहाँ पर फिनिश होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अ स्प्लीन। और उसमें से एक एमसीक्यू जरूर आता है एग्जाम के अंदर। आगे आते हैं बच्चों आपकी स्प्लीन की तरफ। आप सबको पता है कि सर स्प्लीन के काफी ज्यादा फंक्शंस हैं। ये हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, जो आपके मतलब इसको ग्रेवी यार्ड और रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। मतलब कि ये आपके इम्यून सिस्टम के अंदर भी इन्वॉल्व है स्प्लीन। उसके बाद हमारे पास जो आपके डेड सेल्स हैं उनको सर्कुलेशन से निकालने के अंदर भी आपका स्प्लीन का काम है। इसके अलावा जो आपके रेड ब्लड सेल्स को मेच्योर करना है, उसके अंदर भी स्प्लीन का फंक्शन इन्वॉल्व होता है। तो दो इसके काम याद रखिएगा एटलीस्ट, कि एक तो इसका काम मैं आपको भी इंशाल्लाह अभी आप देखना स्प्लीन जिस तरह आज हम पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। स्प्लीन का एक काम क्या है, इसका इम्यून सिस्टम के अंदर है। क्या है? इम्यून सिस्टम के अंदर है कि ये हमारे पास सर जो डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज हैं, जैसा कि आईजीएम और आईजीजी, इन एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन में आपको हेल्प करती है। दूसरे नंबर बच्चों ये करती है आपके पास, मैं इसको कहता हूँ कि ये ब्लड फिल्ट्रेशन करती है। ब्लड फिल्ट्रेशन, अब आप कहेंगे सर ब्लड फिल्ट्रेशन तो आपकी किडनी का काम है। बच्चों ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए मैं वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सेल्स की। मतलब कि अगर कोई डेड सेल है उसको कैसे निकालना है, अगर मेरे पास कोई इमेच्योर सेल है उसको कैसे निकालना है, इमेच्योर को मेच्योर कैसे करना, तो इस हिसाब से हम इसको ब्लड फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये आपकी ब्लड की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता है, जो आपकी स्प्लीन होगी, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, कुछ बातें करते हैं स्प्लीन के ऊपर, क्योंकि आपकी बुक में तो बहुत कम चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर हमारी जो स्प्लीन है, इससे स्प्लीन की लोकेशन क्या है। तो स्प्लीन की लोकेशन तो आपकी बॉडी ने लिखी हुई है कि ये हमारे पास 9 से लेकर 11 रिब तक प्रेजेंट होती है। 9, 10 एंड 11 रिब, 9 से लेकर 11 तक जो रिब्स है वहां तक इसकी क्या होती है, लोकेशन होती है। दूसरे नंबर पर बच्चों
जो आपकी स्प्लीन होती है ये लेफ्ट साइड की तरफ प्रेजेंट होती है, क्योंकि राइट साइड की तरफ आपका जो ब्यूटीफुल है वो लीवर प्रेजेंट है। राइट साइड तरफ क्या प्रेजेंट है? लीवर। लेफ्ट साइड की तरफ आपकी बच्चों स्प्लीन प्रेजेंट होती है। अब थोड़ा सा स्प्लीन की मैं एनाटॉमी के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं ब्लड सप्लाई। सर जो ब्यूटीफुल स्प्लीन है इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? क्योंकि अगर स्प्लीन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो जाहिर बात इसकी भी तो नेक्रोसिस होती है ना। तो काइंडली याद रखिएगा, जो आपकी सेलिक ट्रंक है ना, सेलिक ट्रंक है, सेलिक ट्रंक से बच्चों निकलती है स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी, और ये जो स्प्लीनिक आर्टरी है ये ब्लड सप्लाई करती है आपकी किसको? स्प्लीन को करती है। और फिर आपकी स्प्लीनिक आर्टरी से वो आपकी शॉर्ट वेसल्स भी निकलती हैं जो ऊपर ना आपकी एसोफेगस के डिस्टल पार्ट को ब्लड सप्लाई भी कर रही होती है। तो ये बच्चों इसकी होगी है ब्लड सप्लाई। इसके अलावा ना स्प्लीन को ना यहाँ पर हम निकालते हैं और इसकी हाइट, साइज और वेट को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी स्प्लीन है ना, इसका स्ट्रक्चर बताया जाता है कि ना ये किडनी से मिलती जुलती है, ऑलमोस्ट बीन लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये बच्चों आ रही है इसकी स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि आगे आके डिवाइड हो रही है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, और उसके बाद यहाँ से स्प्लीनिक वेन निकलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास रेड पल्प है, यहाँ पर आपके पास व्हाइट पल्प है, इनके ऊपर अभी हम बातें करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ना बच्चों, आपकी स्प्लीन की हाइट कितनी होती है, क्योंकि हम अक्सर एक टर्म यूज करते हैं ना कि सर पेशेंट कहते हैं ना स्प्लीनोमेगाली हो गई है। तो मुझे अगर उसकी नॉर्मल हाइट का ही नहीं पता, नॉर्मल मुझे उसकी विड्थ का ही नहीं पता, तो मैं कैसे कहूंगा कि यार इस पेशेंट की मतलब ना जो उसकी स्प्लीन है उसकी मिगैली होगी? पहले मुझे उसकी नॉर्मल का तो पता होना चाहिए ना। तो डॉक्टर साहब जो इसकी नॉर्मल हाइट होती है इट्स अराउंड द 12 to 13 सेंटीमीटर। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। कुछ इसको इंचज में लिखते हैं डॉक्टर काशिफ, कुछ इसको सेंटीमीटर्स में लिखते हैं, ठीक है। तो आप सेंटीमीटर को इंचज में कर लीजिएगा, लेकिन जो एमएल के अंदर आती है ना वो ज्यादातर ये सेंटीमीटर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। बच्चों 12 से लेकर 13 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? हाइट होती है। अगर बात की जाए इसकी विड्थ की, तो इसकी विड्थ होती है 7 से लेकर 8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। डायामीटर लिख लेते हैं। इसके अलावा बच्चों आते हैं इसके, ये जाहिर बात है स्प्लीन का कोई ना कोई वेट भी तो होता है। तो बच्चों आपकी स्प्लीन का वेट होता है 200 ग्राम। स्प्लीन का कितना वेट होता है बच्चों? 200 ग्राम इसका वेट होता है। तो अब हमें इसकी हाइट का, इसकी वेट का, डायामीटर का, इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन का पता चल गया कि और दूसरे नंबर ये आपकी किडनी की ऊपर वाली साइड की तरफ पाई जा रही है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हमें यहाँ पर जरूर पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम बुक से रीड करते हैं और दोबारा मैं इसकी फंक्शनिंग की तरफ अभी आऊंगा। Located in the left lower quadrant of the abdomen, anterolateral to the left kidney। मतलब आपकी किडनी के ना ये अंटीरियर मतलब आगे, और लैटरल मतलब कि ये लैटर थोड़ा सा बैक साइड की तरफ पाई जा रही है। सो द एंटीरियर लैटरल लोकेशन है आपकी स्प्लीन की अकॉर्डिंग टू द किडनी। लोकेशन कैसा है? प्रोटेक्टेड बाय द 9 से लेके जो 11 तक की रिब्स हैं, ये वहां तक आपके पास क्या होती है? प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। ये बातें आपने क्या रखनी है यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कहानी स्टार्ट होती है उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको इसका एक जनरल जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पर हम बना लेते हैं। बच्चों स्प्लीन को हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और हम जूम आउट करके देखते हैं कि इसके अंदर हिस्टोलॉजिकली क्या क्या फाइंडिंग्स हमें नजर आती हैं, या जूम करने के ऊपर हमें ये स्प्लीन किस तरह की नजर आती है। और अपने ये जो इसके डिफरेंट फंक्शंस है ना, इम्यून सिस्टम वाला और रेड ब्लड सेल्स के ग्रेवयार्ड का, ये किस तरह अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है आपकी स्प्लीन। बच्चों स्प्लीन को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। एक आपके पास होता है रेड पल्प। क्या होता है? एक आपकी स्प्लीन का पार्ट होता है रेड पल्प, और दूसरा हमारे पास होता है व्हाइट पल्प। रेड पल्प, और दूसरा हमारे पास कौन सा है बच्चों? एक रेड पल्प है और दूसरा हमारे पास है व्हाइट पल्प। अब ये जो आपका व्हाइट पल्प वाला पार्ट होता है ना स्प्लीन का, बच्चों ये होता है इम्यून पार्ट, कि जहां पर स्प्लीन अपना जो इम्यून वाला फंक्शन है ना परफॉर्म करती है, इसको हम लिख लेते हैं इम्यून पार्ट। तो जो बच्चों आपके रेड पल्प होती है, जाहिर बात है रेड है तो इट्स रिलेटेड विद योर ब्लड। तो यहाँ पर हमारे पास इम्यून पार्ट है और इधर आपके पास है ब्लड फिल्ट्रेशन। यहाँ पर ये आपकी ब्लड की क्लियरिंग करता है कि उसमें से हमने ओल्ड जो रेड ब्लड सेल्स है ना उसको निकालना है, और जो नए रेड ब्लड सेल्स हैं या जो इमेच्योर हैं या जिनके जिनके अंदर से हमने न्यूक्लियस को निकालना है, वो सारे जो ब्लड से रिलेटेड फंक्शन है ना वो आपकी रेड पल्प के अंदर होते हैं।
अब अगर बच्चों हम इसकी व्हाइट पल्प को थोड़ा सा जूम आउट, मैं आपको ऊपर आपको दिखाऊंगा भी, अगर आप कह रहे हो अभी देखना है तो चलो अभी देख लो। बच्चों यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है व्हाइट पल्प, कैन यू सी हियर व्हाइट पल्प। व्हाइट पल्प के अंदर क्या है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है सर, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड इनका फंक्शन होते हैं। दूसरी तरफ बच्चों आते हैं रेड पल्प, और रेड पल्प का क्या काम होता है सर, जहां पर आपके पास रेड ब्लड सेल्स का ये ग्रेवी यार्ड है। काइंडली देखिएगा, जो आपका रेड पल्प है इसके अंदर कौन कौन से रीजन है, साइनोसाइड्स हैं एंड रेटिकुलर फाइब्रस फ्रेमवर्क का, मतलब कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जहाँ पर होती है, अभी इसको हम बनाते भी हैं यहाँ पर। अगर आप व्हाइट पल्प की बात करो तो कौन कौन से ये व्हाइट पल्प के ना रीजन आपने याद रखने। व्हाइट पल्प के अंदर सर आपके फोलिकल्स होते हैं, मार्जिनल जोन होता है, और द थर्ड वन इज द पेरी आर्टियोलर लिम्फोइड शीट। पेरी आर्टियोलर लिम्फोइड शीट, और बड़ी इंपॉर्टेंट ये वाली शीट। अब बच्चों इसको हमने ना यहाँ पर आप देखिएगा काइंडली कि रेड पल्प और व्हाइट पल्प को ना मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखाता हूँ, फिर हम इसको जूम करके नीचे इसके फंक्शन जाकर देखते हैं डिटेल के अंदर। पहले तो जो मैंने ड्रा कर दिया है बच्चों, ये है इसकी रेड पल्प, कि जहां पर इसकी ब्लड सर्कुलेशन वाले फंक्शन होते हैं। उसके अलावा जो अभी मैं ब्लू से ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला इसका सारा रीजन कौन सा है, दैट इज अ व्हाइट पल्प वाला रीजन, कि जहां पर जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन है वो इसने परफॉर्म करने हैं। अब आते हैं बच्चों नीचे, स्क्रीन को जूम आउट करते हैं और इम्यून सिस्टम के हम पार्ट को जरा समझते हैं। अभी मैं जो स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहा हूँ ये आपका व्हाइट पल्प होगा। व्हाइट पल्प के अंदर बच्चों सबसे पहले देखो, लेट्स सपोज ये आपके पास है आर्टरी, या मतलब कि ना जो कैपिलरी है ना वो आपकी स्प्लीन के अंदर आ रही है। इस कैपिलरी के इर्द गिर्द बच्चों होती है पेरी आर्टियोलर लिम्फोइड शीट। तो यहाँ पर हम क्या करें सर, इसके इर्द गिर्द होती है पेरी आर्टियोलर लिम्फोइड शीट, तो ये होगी लिम्फोइड शीट। ठीक है। अब लिम्फोइड शीट के बाद बच्चों नीचे थोड़ा सा क्या होता है कि आगे सर हमारे पास जो दूसरा पार्ट है आपके पास व्हाइट पल्प का, उसके अंदर आपके फॉलिकल्स और जो आपका मार्जिनल जोन है ना वो स्टार्ट होता है। तो फॉलिकल्स का तो हमें पता है सर, ये क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स इस तरह के प्रेजेंट होते हैं, तो ये फॉलिकल्स हो गए। और फिर आपके पास बचे होते हैं मार्जिनल जोन, तो ये मार्जिनल जोन है यहाँ पर होता है आपके फॉलिकल्स और पेरी आर्टियोलर लिम्फोइड शीट के दरमियान में, इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ, दैट इज अ फॉलिकल। उसके बाद ये है पेरी आर्टियोलर लिम्फोइड शीट है, और नंबर थर्ड इज द मार्जिनल जोन। तो ये बच्चों आपके पास है मार्जिनल जोन। सबसे पहले देखते हैं कि सर ये इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है वो स्प्लीन कैसे परफॉर्म करती है। इसको हम थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है ना उसकी तरफ जाना है। तो ये हमारे पास है बच्चों ब्लड वेसल, ये थी आर्ट कैपिलरी। ठीक है। कैपिलरी के नीचे क्या था बच्चों, कैपिलरी के नीचे था पेरी आर्टियोलर लिम्फोइड शीट, तो ये आपकी थी बच्चों शीट। शीट के नीचे क्या है, मार्जिनल जोन है, ये मार्जिनल जोन है, थोड़ा सा और जूम आउट हो गया। मार्जिनल जोन से अभी मैं आपको समझ आ जाएगी कि व्हाई आई एम सो मैसी अबाउट दिस स्ट्रक्चर। मार्जिनल जोन से नीचे आपके पास आ रहे हैं फॉलिकल्स। अब स्टूडेंट जरा बात समझिएगा, अगर ये बात समझ आ गई आपकी स्प्लीन वाला मसला हल हो जाना है। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपको पता है कि नॉटी एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। देखो आपको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से जो बैक्टीरिया वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर गया, तो ये सबसे पहले जो आपका एंटीजन है ये क्या करता है, इस आर्टरी के अंदर जाएगा। अब स्प्लीन कहती है, ओ माय गॉड देयर इज अ नॉटी एंटीजन इनटू द स्प्लीन, वी हैव टू डू समथिंग टू किल दैट एंटीजन। तो उसके लिए बच्चों देखिएगा, जैसे ये एंटीजन आता है ना, जैसे ये एंटीजन आता है तो जो आपकी पैरा आर्टियोलर लिम्फोइड शीट है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके टी सेल्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपके टी सेल्स प्रेजेंट है। टी सेल्स क्या करेंगे आपको पता है, ये टी सेल इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, एंटीजन को पकड़ेंगे यहाँ पर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद कहाँ पर भेजेंगे बच्चों, आपके फॉलिकल्स के पास। पेरी आर्टियोलर लिम्फोइड शीट के अंदर टी सेल्स प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब मैक्रोफेजेस भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना इस एरिया के अंदर। उन्होंने क्या किया, एंटीजन को पकड़ा और पकड़ के मैसेज दे दिया किसको, आपके फॉलिकल्स को, कि फॉलिकल्स देयर इज समथिंग सीरियस, काइंडली डू समथिंग। तो जैसे आपके टी सेल्स ने एंटीजन को पकड़ा, आपके फॉलिकल्स को मैसेज दिया। आपको पता है कि फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, अभी हमने कल डिस्कस किया था कि जो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर था, कि सर फॉलिकल ऑलवेज हैज द ब्यूटीफुल बी सेल्स। तो यहाँ पर आपके पास बी सेल्स होते हैं,
These B cell converted into the plasma cells, तो ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं। और बच्चों प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं आपके पास, जो आपकी ब्यूटीफुल एंटीबॉडीज हैं, कौन कौन सी बच्चों, IgG और IgM। एक्यूट इन्फेक्शन है तो IgG, क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो IgM। ये वाली एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन आपकी ये फॉलिकल्स करवा देते हैं। सो काइंडली देखिएगा, ये जो आपको पास मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ इतना बड़ा सा, ये आपका IgM एंटीबॉडी है। तो इस तरह ये IgM एंटीबॉडी बनेगी। IG एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन के ऊपर जाके लगती है, इसको स्पेसिफाई करती है। हमने कहा हुआ है ना कि देखो ये अगर आपका एंटीजन है, इसके ऊपर हमने तीर मार देना है ऐसे, ये आपका तीर क्या है, ये आपकी एंटीबॉडी है। तो अब ये पकड़ा गया है, इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आएगा, वो क्या करेगा, इस एंटीजन एंटीबॉडी की डिस्ट्रक्शन करवा देता है। तो इस तरह यहाँ पर आपके पास एक्टिवेशन हो रही है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की विद द हेल्प ऑफ योर इम्यून सिस्टम। तो आई होप सो कि आपको जो व्हाइट पल्प वाला रीजन है, जिसके अंदर हमारे पास फॉलिकल्स हैं, पेरिआर्टिकुलर लिम्फोइड शीथ है, जिसके अंदर आपका मार्जिनल जोन है, वहां पर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट थे, डेंड्रियाटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट थे, टी सेल्स प्रेजेंट थे और फॉलिकल्स थे। टी सेल्स ने एंटीजन पकड़ा, फॉलिकल को दिया, फॉलिकल्स के अंदर बी सेल्स थे, वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हुए, एंटीबॉडीज बना दी। अब आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी एंटीजन की डिस्ट्रक्शन करवा देती है। सो इन दिस वे आपका स्प्लीन ने इम्यून सिस्टम वाला फंक्शन परफॉर्म करती है। और ये कहां से परफॉर्म हुआ है, आपकी व्हाइट पल्प से। अब आपका स्ट्रक्चर देखें हम ये वाला, अब आपको ये जो चीजें हैं ना, ये अब आपको समझ आना शुरू होंगी कि आपके फोलिकल्स बी सेल्स के अंदर हैं। उसके बाद आपके पास ये जो मार्जिनल जोन है ये इंपॉर्टेंट है, पेरिआर्टिकुलर लिम्फोइड शीथ है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, टी सेल। आप देख रहे हो ये बी सेल लिखे हुए हैं, ये आपके टी सेल्स लिखे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, आपको इसके इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है बच्चों को समझ आ गया। अब इसको मैं समझाऊं आपको यहाँ से, जो आपकी बुक ने लिखा है कि सर अगर किसी पेशेंट के अंदर स्प्लेनिक डिसफंक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, स्प्लेनिक डिसफंक्शन, मतलब कि हम ना उसकी स्प्लेन को रिमूव कर देते हैं, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी कर देते हैं। आपको पता है ना काफी सारी कंडीशंस के अंदर हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं, जैसा कि सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट के अंदर भी हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं, या थैलासीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं। जी जी मैं कर देता हूँ, डोंट वरी, मैं कर देता हूँ। तो बच्चों अगर आप किसी पेशेंट के अंदर स्प्लीन को रिमूव करोगे, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने कहा था ना कि सिकल सेल डिजीज जब मैंने आपको डिस्कस किया था, तो आपको एक्टोस्प्लीनेक्टोमी होती है कि जो आपके सिकल सेल्स होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, किडनी के स्प्लीन के अंदर जाके ब्लड सप्लाई इसी कंप्रोमाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटोस्प्लीनेक्टोमी होती है सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पर देखें, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी सिकल सेल डिजीज क्या करती है, हमारे पास ऑटोस्प्लीन, मतलब कि स्प्लेनिक डिस्फंक्शन आपके पास हो गया। जब आपके पास स्प्लेनिक डिस्फंक्शन होगा तो क्या जो इसके फंक्शंस हैं, कैन दे परफॉर्म देम प्रॉपर्ली, नो सर। तो क्या फंक्शन था अभी हमने जो डिस्कस किया सर, इम्यून सिस्टम वाला फंक्शन था। इम्यून सिस्टम के अंदर क्या फंक्शन था, आपकी बुक ने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि डिक्री, अगर स्प्लीन की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो आपकी जो IgM एंटीबॉडी है उसकी प्रोडक्शन कम होगी। IgM की प्रोडक्शन कम होगी तो बच्चों आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। जो भी हमने किया था ना कि एंटीजन आया, उसको पकड़ा, आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने टी सेल्स के पास गई, टी सेल उसको बी सेल्स के पास लेके जाते हैं, बी सेल आपके पास एंटीबॉडीज बनाती हैं, वो एंटीबॉडीज एंटीजन के ऊपर लगती हैं, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है और हम उस एंटीजन की विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो अगर आपकी स्प्लीन से काम ही नहीं करी तो क्या IgM एंटीबॉडी बनेगा सर, नहीं बनेगा। क्या आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा सर, नहीं होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने ऑप्सोनाइजेशन करवानी, देखें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, इसमें C1b C3b मतलब डिफरेंट C5b C5a डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं एट द एंड जाकर आपकी एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट ही नहीं होगा तो क्या होगा, इसके अंदर डिक्रीज C3b ऑप्सोनाइजेशन, जैसे मैक्रोफेजेस का काम होता है ना ऑप्सोनाइजेशन करवाने का, तो जो आपका C3b है ना बच्चों, काइंडली याद रखिएगा इसका काम भी ऑप्सोनाइजेशन है। ये आई गेस MCQs भी है इम्यूनो के अंदर कि मैक्रोफेजेस से मिलता जुलता फंक्शन कौन सा कॉम्प्लीमेंट फैक्टर परफॉर्म करता है, तो आपकी C3b जो प्रोटीन होती है ना ये परफॉर्म करती है। आपकी पैथोमा का ये बिल्कुल लाइन है, उन्होंने लिखा हुआ है C3b एक्ट एज अ ऑप्सोनाइजेशन जस्ट लाइक योर मैक्रोफेजेस। तो आपकी मैक्रोफेजेस की दो क्लासेस होगी ऑप्सोनाइजेशन वाली, एक मैक्रोफेजेस ऑप्सोनाइजेशन करवाती हैं, दूसरा आपका C3b कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी ऑप्सोनाइजेशन करवाती हैं। और अगर भाई
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा तो हमने क्या ही ऑप्सोनाइजेशन करवानी है और क्या ही हमने उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। इसीलिए तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी स्प्लीनेक्टोमी होती है तो हमें जो 3 बैक्टीरियाज हैं जो कि इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज हैं जो सिर्फ स्प्लीन की एंटीबॉडी से डिस्ट्रॉय होने उनसे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो जैसे उन्होंने लिखा है, increase the susceptibility to the encapsulated organism against which the patient should be vaccinated from months from most to the least common, जैसा कि निमोकोकाई सबसे ज्यादा कॉमन, उसके बाद मेनिंजोकोकाई, उसके बाद हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। यार ये बैक्टीरिया को जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि एट दी एंड आपको हर एग्जाम के अंदर ये वाले 3 बग्स जरूर दिखाई देते हैं। कौन सा? निमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। बच्चों अगर किसी पेशेंट के अंदर स्प्लीनेक्टोमी होती है ना, हम उसकी स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं, तो आपको इन 3 बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशन देनी पड़ती है उन पेशेंट्स के अंदर। वो कौन कौन से? निमोकोकाई, मेनिंगोकोकाई और हमारा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। इसको मैं एमपीएच के नाम से याद किया हुआ कि एमपीएच का जो है ना वैक्सीनेशन हम पेशेंट्स को देते होते हैं, क्योंकि स्प्लीनेक्टोमी वाले पेशेंट के अंदर इनक्यूबेंसी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। ये था इसका इम्यून वाला फंक्शन। बच्चे कह रहे हैं सर रिवाइज कर दें, तो मैं आपको रिवाइज इस तरह कर रहा हूँ। देखें, हमारे पास यहाँ पर एंटीजन आया, एंटीजन को आपके टी सेल्स ने पकड़ा जो यहाँ पर आपके पेरी आर्टिकुलर लिम्फोइड शीट में प्रेजेंट थे। उन्होंने पकड़ के इनको फोलिकल्स के पास भेजा, फोलिकल्स के पास बी सेल्स होते हैं, बी सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज उनको क्या करती है? डिस्ट्रॉय, मतलब मार करती है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उस बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन होती है जो कि इनकैप्सुलेटेड होता है, जिसमें निमोकोकाई, मेनिंगोकोकाई और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है। तो अगर आपकी स्प्लीनेक्टोमी हो जाएगी तो इनकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए हम पेशेंट को इन 3 बैक्टीरिया के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप सो यू गेट माय पॉइंट। बच्चों ये था इसका इम्यून सिस्टम वाला पार्ट, आपको समझ आ गई। आगे आते हैं कि सर इसको हम ये जो कहते हैं कि ये रेड ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड है, मतलब कि रेड ब्लड सेल जो दफन होते हैं जाकर वो आपकी स्प्लीन के अंदर होती हैं। तो ये वाला इसका जो फंक्शन है ये कैसे परफॉर्म होता है, चलें बच्चे इसको हम देखते हैं। ये मेरे पास बच्चों कैपिलरी है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बच्चों क्या होती हैं? वेन्स। बट यहाँ पर जो वेन्स होती हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक। कैसे वो स्पेसिफिक होती हैं? क्योंकि बच्चों उनके दरमियान में होती हैं स्लिट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। हम सबको पता है कि सर आर्टरी के जरिए ब्लड आता है और वेन के जरिए ब्लड को हम आपकी स्प्लीन से निकालते हैं। अब जैसे आर्टरी के जरिए ब्लड आएगा ना बच्चों, तो हमारे पास ये जो साइनोसिस होते हैं ना, काइंडली यहाँ पर देखिएगा, साइनोसिस मैंने आपको बताया हुआ है, जो एम्प्टी स्पेसिस होती हैं। तो जैसे ब्लड यहाँ पर आया तो आपकी आर्टरी से ब्लड जाता है साइनोसिस के अंदर, जिसको साइनोसोइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर साइनोसिस के अंदर आपका सारा ब्लड आ जाता है, ये सारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ये सारे आपके पास मोस्टली रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो पहले ये सारा ब्लड फिल्टर होके ना नीचे आ जाता है आपकी इन साइनोसिस के अंदर, यहाँ पर साइनोसिस के अंदर। अब इसके अलावा बच्चों काइंडली एक बात और याद रखिएगा, आपकी इन साइनोसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं नोटी मैक्रोफेजेस, यहाँ पर भी मैक्रोफेजेस होते हैं। तो जो हम कहते हैं नहीं सप्लिनिक मैक्रोफेजेस आर वेरी नॉटी, तो वो जो नॉटी सप्लिनिक मैक्रोफेजेस है ना वो आपकी यहाँ पर साइनोसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। काइंडली गिव मी प्योर अटेंशन फॉर 2 मिनट्स टू गेट दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अब आपके पास आर्टरी गई, ब्लड फिल्टर हुआ आपकी कैपिलरी से, फिल्टर होके साइनोसिस के अंदर गया। अब साइनोस जो ब्लड फिल्टर होके गया नीचे, जाहिर बात है हमने उसको वेन के अंदर भी तो लेके जाना है ना। तो बच्चों यहाँ से जो आपका ब्लड है ना, इन स्लिट्स के जरिए जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, आपका प्लाज्मा, आपके रेड ब्लड सेल इन स्लिट्स के जरिए आपकी वेन के अंदर आ जाते हैं, वेन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये जो स्लिट्स होती हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक। कैसे स्पेसिफिक होती हैं? ये स्लिट्स कहती हैं कि यार रेड ब्लड सेल्स अगर तेरा डायमीटर 2 mm है तो मैं तुझे जाने दूंगी, अगर तेरी मेम्ब्रेन की फ्लेजिलिटी इतनी है तो मैं तुझे जाने दूंगी, अगर तेरे सेल के अंदर न्यूक्लियस इमेच्योर है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मतलब कि ये स्लिट्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। जैसे हमने कहा था ना कि सर जो ग्लोमेरुलस के पोडोसाइट सेल्स हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे डोंट अलो योर ब्यूटीफुल प्रोटीन्स टू कम इनटू योर यूरिन, they only allow the waste products, they only allow the urine to pass through the podocytes। और आपको पता है पोडोसाइट्स के दरमियान में हमने स्लिट्स का जिक्र किया था।
तो उसी तरह की जो स्लिट्स हैं ये आपकी यहाँ पर वेन्स के एंड पॉइंट्स के ऊपर भी होती हैं, जो क्या करती हैं, सिर्फ उन्हीं रेड ब्लड सेल्स को जाने देंगी जिनका क्या है, सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल है, जिनका साइज नॉर्मल है, जिनकी सेल मेम्ब्रेन ज्यादा स्टिफ नहीं है, जिनके अंदर इमेच्योर रेड ब्लड सेल नहीं है। मतलब ये उन सेल्स को यहां से पास आउट नहीं होने देंगी जिनके अंदर क्या, जिनका साइज बड़ा है, जिनकी रेड ब्लड सेल जो मेम्ब्रेन है वो स्टिफ है, जिनको पास आउट नहीं होने देंगी। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन करीब आता है ना 120 डेज के करीब, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी स्टिफनेस इंक्रीज हो जाती है। जब स्टिफनेस इंक्रीज होगी तो आपके यहाँ से स्लिट से वो पास आउट नहीं कर पाएंगे। जब वो स्लिट से पास आउट नहीं करेंगे, जिन रेड ब्लड सेल्स के मरने का टाइम आ गया, तो वो आपकी इन्हीं साइनोसिस के अंदर बच्चों वो मैक्रोफेज वो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। जब साइनोसिस के अंदर वो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी तो तब आपके पास ये जो मैक्रोफेजेस हैं, these नोटी मैक्रोफेजेस कम्स इनटू द एक्शन। देखो मेरे पास ये इतना बड़ा रेड ब्लड सेल है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा स्टीफ है, और ये रेड ब्लड सेल हमने किसकी तरफ लेके जाना है, इसकी अब डेथ हमने करवानी है। इसको आपकी जो वेन है उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, ये खतरनाक बैक्टीरिया, ये मैक्रोफेज। मैक्रोफेज इज वेरी हैप्पी टू सी दिस ब्यूटीफुल सेल, कहेगा लेट्स कम बेबी हियर, लेट्स हैव सम फन। तो आपके ये जो मैक्रोफेजेस हैं बच्चों, ये क्या करेंगे, इसकी ऑप्सोनाइजेशन करवाएंगे, ऑप्सोनाइजेशन। और ऑप्सोनाइजेशन करवा के बच्चों इसकी क्या करवा देंगे, आपके रेड ब्लड सेल्स की क्या होती है ऑप्सोनाइजेशन, मतलब इसको इंगल्फ करेंगे, उसकी ब्रेक डाउन करवाना शुरू करेंगे। इसकी बच्चों होगी हीमोलाइसिस। क्या होगी यहाँ पर, हीमोलाइसिस। एंड यू नो दैट in hematology session we have already discussed about the hemolysis is of two types. Can you tell me what are the types of the hemolysis? Very good, Dr. Nimra Murtuza. Intravascular hemolysis and extravascular hemolysis. So can you point out the what type of hemolysis it's going on in the spleen? Is it intravascular or is it extravascular? Extravascular, very good. कि सर हमारी स्प्लीन के अंदर जो एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस है वो हमारी स्प्लीन के अंदर होती है, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस। और आप लोगों ने अगर मुझे ये बता दिया है, आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड। तो इसके लिए फिर मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा, जब आपके पास एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलाइसिस होती है तो वहां पर कौन सी हीमोलाइसिस होती है बच्चों, कंप्लीट हीमोलाइसिस। कौन सी है ये, कंप्लीट हीमोलाइसिस है। और आप लोगों को पता है कंप्लीट हीमोलाइसिस का क्या मतलब है, कि अगर मैं इस हीमोग्लोबिन को पकड़ता हूँ, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, तो यहाँ पर हम हीमोग्लोबिन को पकड़ेंगे, इस हीमोग्लोबिन के हम क्या करवाएंगे, ब्रेक डाउन। किसके अंदर बच्चों हम ब्रेक डाउन करवाएंगे, इसकी हीम के अंदर, और हम इसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे ग्लोबिन के अंदर, ग्लोबिन प्रोटीन से। ठीक है, अब हीम की हम मजीद ब्रेक डाउन करवाएंगे आपकी स्प्लीन के अंदर, तो वो क्या होगी बच्चों, आयरन और पोरफ्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो आपकी आयरन है ना, आयरन आपके पास जो स्प्लीन है ना वो इसको दोबारा रिसाइकलिंग के लिए इसको यूटिलाइज कर लेती है। बट ये जो पोरफ्रीन होती है ना बच्चों, इस पोरफ्रीन को हम कन्वर्ट करते हैं, जी जी प्रोटोपोरफ्रीन पूरा लिख लीजिए। ये जो प्रोटोपोरफ्रीन होती है इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें बच्चों, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर। अब आपको पता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ऐसे तो मानने वाली नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ लगाते हैं अपनी एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और जब इसके साथ बच्चों एल्ब्यूमिन प्रोटीन लगाते हैं तो हम इसको कहां पर ले जाते हैं, आपके ब्यूटीफुल ऑर्गन्स, दैट इज अ सॉलिड ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, क्या, आपका लीवर। हम इसको लीवर के अंदर लेके जाएंगे, और कौन सा एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो आपके अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट करेगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर, बिलीरुबिन में कन्वर्ट करेगा जी। बताएं जी,
बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलबर्ट सिंड्रोम में एब्सेंट हो जाता है, हमने इतना कुछ तो उसके बारे में पढ़ा है। ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, जीडीपी, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज इसको हम कहते हैं, ठीक है, जीटीपी कह लो आप उसको, ग्लूकोनाइल ग्लूकोरेनाइल ट्रांसफरेज। तो ये आपके पास अनकंजुगेटेड, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को बच्चों डायरेक्ट बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहां पर कन्वर्ट होगी है, डायरेक्ट बिलीरुबिन के अंदर या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। एंड यू नो दैट कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज सॉल्युबल, इट्स द वाटर सॉल्युबल। तो इसलिए ये क्या करती है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बच्चों, ये अपनी दो फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होती है। एक कौन सी है, यूरोबिलिनोजिन, यूरोबिलिनोजिन, और दूसरी कौन सी बच्चों, स्टीरियोबिलिनोजिन। और आपको पता है जो यूरियोबिलिनोजिन होती है वो कहां पर जाती है सर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जो यूरियोबिलिनोजिन, और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है बच्चों, स्टीरियोबिलिनोजिन। जो यूरियो वो आपके यूरिन के अंदर जाती है, और जो स्टीरियो है वो आपकी स्टूल के अंदर जाती है, और कुछ जो रिसाइकल होकर ना दोबारा भी आ जाती है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा हमने ना इसका ओवरऑल आइडिया देखा है। सो हाउ ब्यूटीफुल दिस कॉन्सेप्ट इज, एवरीथिंग इज रिलेटिंग विद ईच अदर। तो कहाँ से हमने बच्चों बात स्टार्ट की थी, सर बात स्टार्ट की थी हमने कि स्प्लीन के अंदर हमने बड़ा सुना हो कि ये ग्रेवयार्ड है। आज हमें पता चला कि एक्चुअली में ये ग्रेवयार्ड किस तरह है, कैसे फिल्ट्रेशन होगी, कैसे इसकी सेपरेशन होगी, कैसे इसकी सिलेक्शन होगी, फिर मैक्रोफेजेस पकड़ेंगे, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस करवाएंगे, और इस तरह हमने इसकी पूरी ब्रेकडाउन करवा दी। बट जो इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस होती है ना जी जी, कंप्लीट हीमोलाइसिस इन स्प्लीन, दैट्स ऑल। और जो हमारे पास इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस है जिसको हम इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस कहते हैं बच्चों, उसमें इतनी ब्रेकडाउन नहीं होती, उसमें हीमोग्लोबिन से मतलब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है, उसमें हीमोग्लोबिन निकल आता है, और वो हीमोग्लोबिन वैसे ही आपके यूरिन के अंदर जा रहा होता है, जिस वजह से आपका यूरिन रेड कलर का होता है, ठीक है, जिसको हम हीमोग्लोबिन यूरिया भी कह रहे होते हैं, ठीक। तो ये चीजें बच्चों आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। जो हमारे पास रेड पल्प ने इम्यून सिस्टम, अब आप समझ जाइए आप लोगों को कि हाउ आवर स्प्लीन एक्ट एज अ इम्यून सिस्टम पार्ट, एंड हाउ इट एक्ट एज अ ब्लड क्लीनिंग पार्ट। ये कैसे आपके पास ग्रेवयार्ड का काम करता है, और इम्यून सिस्टम ये अपना फंक्शन एक्चुअली में कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों ऊपर आपकी बुक की तरफ, कि आपकी बुक ने जो लिखा है जरा हम इनकी भी तो कुछ सुन लें। आपकी बुक कहती है कि अगर आप किसी पेशेंट के अंदर क्या करते हो, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी, मतलब कि जब आप स्प्लीन को रिमूव कर देते हो ना, तो उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आने का रिस्क होता है। बच्चों देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें से जो न्यूक्लियस हमने निकालना होता है ना, वो आपकी स्प्लीन ने निकालना है, उसके उन मैक्रोफेजेस ने वो न्यूक्लियस निकालना होता है। अगर वो आप न्यूक्लियस को ना निकालोगे इमेच्योर रेड ब्लड सेल से, तो वो आपके पास रिटेन रहेगा, वो न्यूक्लियस रेड ब्लड सेल्स के अंदर रिटेन रहेगा, जिसको हम हॉवल जॉली बॉडीज कहते हैं। तो अगर आपको ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नजर आ रहा है ना, तो दैट इज अ हॉवल जॉली बॉडी, मतलब कि भाई इसको स्प्लीनेक्टोमी हो चुकी पेशेंट को, ठीक है। दूसरे नंबर पर बच्चों टारगेट सेल। कैन यू टेल मी कि आपको टारगेट सेल किस डिजीज में मिलते हैं, टारगेट सेल आपको किस डिजीज में मिलते हैं, जल्दी जल्दी बता दो, मैं देख रहा हूँ आपके चैट बॉक्स की तरफ। टारगेट सेल आपको किस में मिलते हैं, कम ऑन स्टूडेंट्स, कम ऑन, टाइम नहीं है हमारे पास, वी हैव जस्ट वी हैव जस्ट 9 minutes। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ओ माय गॉड, थैलासीमिया में भाई होता है, थैलासीमिया में आपको टारगेट सेल्स नजर आते हैं, थैलासीमिया में टारगेट सेल्स नजर आते हैं। इतने एमसीक्यूज हैं यूवर्ड के अंदर इसके, ठीक है। आगे बच्चों थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड द लिम्फोसाइटोसिस। देखो बच्चों, जो आपकी स्प्लीन ने क्या करना होता है, जो बड़े बड़े रेड प्लेटलेट्स होते हैं उनको भी इसने पकड़ना होता है, और जब उनकी सिक्वेस्ट्रेशन नहीं होगी, आप उनको रिमूव नहीं करोगे, तो जो प्लेटलेट्स है वो ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी भी सिक्वेस्ट्रेशन आपकी स्प्लीन ने करनी होती है, और अगर आप ना पकड़ोगे तो आपके लिम्फोसाइट सेल भी जहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने चीजें बच्चों याद रखनी है। जो बातें हमने की हैं, आपकी सारी बातों को इन्होंने वेरीफाई यहाँ पर किया हुआ है, आप देख लो। जो हमने फॉलिकल्स के देखे हैं, जो हमने मार्जिनल जोन के किए, मैं आपको रीड करवा देता हूँ। पेरिओर्टिकुलर लिम्फेटिक जोन हमने कहा था ना, टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं विद इन द व्हाइट पल्प। उसके बाद फॉलिकल में बी सेल्स हैं लोकेटेड विद द व्हाइट पल्प। उसके बाद हमारे पास जो मार्जिनल जोन है, जिसमें मैंने कहा था ना मैक्रोफेजेस और बी सेल्स, यहाँ पर जो प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। साइट वेयर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स
capture the blood-borne antigen for recognition by the lymphocytes located between the red pulp and the white pulp। तो मतलब रेड पल्प और व्हाइट पल्प के दरमियान में ये आपका मार्जिनल जोन आ रहा है। अगर आप इस बात को यहाँ पर देखोगे ना, ये देखो मार्जिनल जोन है ना, और मार्जिनल जोन ये देखो, तो अंदर आपके पास क्या व्हाइट पल्प है और बाहर आपके पास क्या है रेड पल्प है, तो दोनों के दरमियान में ये वाला आ रहा है। वेन्स किस साइज के पार्टिकल्स को लेती हैं? यार वेन पार्टिकल के साइज को नहीं लेती, वो ना मैंने आपको एक चीज बताई, फ्रेजिलिटी का मैंने वर्ड यूज किया था कि वो देखती कि रेड ब्लड वो जो सेल्स होते हैं ना उनकी मेम्ब्रेन का साइज क्या है या उनकी मेम्ब्रेन की फ्रेजिलिटी कितनी है। जब थिकनेस हो जाती है ना आपके पास सेल्स की, वो फिर उसको नहीं ऑब्जॉर्व करती, उनको पता है अब इसके मरने का टाइम आ गया, तो वो वहां से स्लिट से रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। या इसके अलावा अगर प्लेटलेट्स की बात करो तो प्लेटलेट्स के अंदर साइज का कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अगर प्लेटलेट्स का साइज उससे नॉर्मल से ज्यादा है, तो अगर स्क्रीन सही से काम नहीं करी तो आपकी सर्कुलेशन के अंदर रहेंगे। तो ये ज्यादा डिपेंड करता है उनकी फ्रेजिलिटी के ऊपर, उनकी न्यूक्लियस रिटेनिंग पावर के ऊपर। समझ रहे हैं? आगे आते हैं बच्चों, ये हमारे पास हो गया पैरा ऑप्टिकल फॉलिकल्स, आपको पता चल गया, मार्जिनल जोन का पता चल गया जिसमें मैक्रोफेज हैं, स्पेशल बी सेल्स हैं। लेट्स डिस्कस द थाइमस। आप सबको पता है कि थाइमस के अंदर क्या होता है, टी सेल्स की मैचुरेशन होती है। टी सेल्स मैचुरेशन कहाँ पर होती है बच्चों? आपके थाइमस के अंदर होती है। अब आपके ना थाइमस के अंदर अगर आप देखो ना, तो ये सामने आपको ये थाइमस नजर आ रहा है, और मैंने जब आपको एक्सरे वाली वीडियो बनाई थी ना, जब मैंने आपके पास एक्सरे वाली वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूनेट्स के अंदर जो आपको थाइमस नजर आते हैं ना, ये आपका हार्ट नहीं है, ये थाइमस है। और ये आपके पास थाइमिक शेडो होती है बच्चों के अंदर, थाइमिक शेडो। और जैसे जैसे आपको पता है बच्चा 18 साल तक जाता है, उसका जो थाइमस होता है ना, ये मिच्योर होता जाता है, ये फिब्रोटिक होता जाता है। ये बात हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो नोट्स के ऊपर अगर आपको ये जो पेस्टिस नजर आ रही है, ये आपकी थाइमिक शेडो होती है। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि सर लोकेशन क्या आपके थाइमस की? लोकेटेड इन द अंटीरियर सुपीरियर मेडिएशन। ये देखो यार पिक्चर में बात हुई है, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये नीचे ट्रेकिया है, और ये मेरे पास क्या है? थाइमस। ये मेरे पास क्या है? थाइमस है। तो दैट इज लोकेटेड इन द anterior superior to the mediastinum, anterior to the trachea, below to the thyroid gland। तो ये लोकेशन आपके थाइमस की साइट ऑफ द। और आप सबको इसका फंक्शन तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि थाइमस का क्या काम है? टी सेल्स की मैचुरेशन करवाना। तो थाइमस सेल हमारे पास टी सेल्स की डिफरेंशिएशन और क्या करवाते हैं? मैचुरेशन करवाता है। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है जो आपके पास एग्जाम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास थाइमिस की एपिथेलियम, और दूसरे नंबर आपके पास थाइमिक लिम्फोसाइट्स। दो टाइप के एपिथेलियम सेल्स होते हैं आपके थाइमस के अंदर ना। जो आपके पास थाइमस एपिथेलियम है बच्चों, ये थर्ड फ्रेंजियल पाउच, मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको सारी फ्रेंजियल पाउचेज और क्लेफ्ट पढ़ाऊंगा। उसके अंदर जो थर्ड फ्रेंजियल पाउचेज होती हैं, ये आपकी थाइमस एपिथेलियम को बनाती है। और उसके अलावा जो थाइमिक लिम्फोसाइट्स हैं, ये जो टी सेल्स हैं, ये कहाँ से बनते हैं? मीजोडर्मल ओरिजिन है इनका। तो कभी भी आपने बच्चों ये थर्ड फ्रेंजियल पाउच को, सिर्फ जो थाइमस की अपनी एपिथेलियम है ना वो बनती है, जो इसके अंदर टी सेल्स बने ना लिम्फोसाइट्स, वो उनका जो रीजन होता है वो मेसोडर्मल होता है। बच्चों हम आपकी थाइमस को भी डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। आपका जो थाइमस होता है ना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। अगर मेरे पास इसकी फोटो पड़ी हुई है ना, मैं आपको दिखाऊं। नहीं, फोटो नहीं है इसकी। देखो बच्चों, ये मैंने आपके में थाइमस ड्रा किया, तो इसका भी एक कॉर्टेक्स पार्ट होता है और दूसरा इसका मिडुलरी पार्ट होता है आपके थाइमस का। कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर क्या होता है? इमेच्योर टी सेल्स होते हैं, इमेच्योर टी सेल्स। और जो सेल्स की मैच्योरेशन होती है वो आपके मिडुला के अंदर होती है, तो यहाँ पर मैच्योरेशन होती है, यहाँ पर मैच्योरेशन। ठीक है, ये बात आप आपने याद रखनी। देखा, कॉर्टेक्स इज द डेंस विद द इमेच्योर टी सेल्स, मिडुला इज द पेल विद द मैच्योर टी सेल्स। इसके अलावा इन्होंने एक चीज लिखी हुई है, हेजल कॉर्पसल्स। बच्चों हेजल कॉर्पसल्स क्या है? कंटेनिंग द एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स। मतलब कि ना हाजलबैक प्लक्सिस, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इतना बड़ा ऐसे होता है, मल्टीपल्स होते हैं आपके थाइमस के अंदर ना, हेजल कॉर्पसल्स। और इन हेजल कॉर्पसल्स के अंदर क्या होते हैं? आपके ये सारे एपिथेलियम होते हैं, मतलब इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना हेजल कॉर्पसल, ये होता है। ये आपके एंटीजेंस को पकड़ता है, और टी सेल्स की मैच्योरेशन के अंदर आपके हेजल कॉर्पसल का क्या होता है? फंक्शन होता है। जैसे हमने पीछे मार्जिनल जोन का पढ़ा था। उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है, जो हमारे पास न्यूनेटल का थाइमस होता है ना बच्चों, नॉर्मल न्यूनेटल थाइमस क्या होता है हमारे पास? सेल शेप्ड होता है ऑन एक्स-रे, नजर आ रहा है ना ऊपर शेल चीज। इनवोलेट बाय एज 3 ईयर, 3 साल के बच्चे के अंदर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं कि सर जो टी सेल्स होते हैं ये हमारे पास थाइमस के अंदर मेच्योर होते हैं, बी सेल बोन मैरो के अंदर मेच्योर होते हैं,
और जो हमारे पास थाइमस एब्सेंट होता है, ये किन कंडीशंस के अंदर होता है? अगर किसी पेशेंट के अंदर स्किड होती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, या किसी पेशेंट के अंदर डाइजोर सिंड्रोम होता है, इन दोनों कंडीशंस के जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर थाइमस आपका एब्सेंट होता है। डिजोर सिंड्रोम का निमोनिक याद है ना, कैश-20T, तो उसके अंदर बच्चों जो टी है वो थाइमस से हाइपोप्लेसिया है। आगे आते हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट इसका कोरिलेशन है, दैट इज द थाइमोमा। अगर किसी पेशेंट को थाइमोमा हो जाता है, थाइमस के अंदर बिनाइन ट्यूमर हो जाता है, तो इट एक्ट एज अ बिनाइन पैरान्यूप्लास्टिक फंक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के साइटोकाइन्स, डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करता है आपका थाइमोमा, जिसमें आपको क्या होता है, मस्थेनिया ग्रेविस क्योंकि एंटीबॉडीज रिलीज कर रहे हैं, स्पिरे वेना केवा सिंड्रोम क्योंकि डायरेक्टली कंप्रेस कर रहे हैं, प्योर रेड सेल एप्लेजिया या आपके जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी सिंथेसिस नहीं होने देता, मतलब उनकी डिस्ट्रक्शन करवा देता है। और फिर हमारे पास आता है गुड सिंड्रोम। गुड सिंड्रोम इंशाल्लाह आगे वाले हमारे पास आने वाला है, उसके अंदर हम इसको मजीद डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों आपने से कॉजेज याद रखने, थाइमोमा की वजह से मस्थेनिया ग्रेविस बहुत दफा पूछा हुआ है, स्पिरे वेना केवा, प्योर रेड सेल एप्लेजिया एंड द गुड सिंड्रोम, ये सारे थाइमोमा वाले पेशेंट के अंदर आपको चीजें ये नजर आ सकती हैं। काइंडली डू रिमेंबर दैट गुड सिंड्रोम, Myasthenia gravis. These are the paraneoplastic functions of your thymoma. ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा जो बहुत ही प्यारा टॉपिक that is related with the thymus, that is related with the spleen, that is related with the lymph node. I hope so it makes sense. I hope so you really enjoy today's lecture. See you in next lecture. Okay जी, Allah Hafiz.